हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार अपने फिर से यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं आशा करता हूं, ऊपर वाले से भी यही दुआ करूंगा कि आप लोगों का जो भी लक्ष्य है वो 2024 में जरूर प्राप्त हो जाना चाहिए। फिर चाहे आपका लक्ष्य आरओ हो या फिर यूपीएससी हो या फिर यूपीपीसीएस हो। और जहां तक हमारी टीम के द्वारा ग्लैंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के द्वारा जितना भी सहयोग हो सकेगा, हम पूरी शिद्दत के साथ आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ सहयोग करते रहेंगे, ताकि आप अपने लक्ष्य को आसानी से और बिना भटकाव के प्राप्त कर सके। तो इन्हीं सब चीजों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं दोबारा आप सभी को नए साल की। और अब हम शुरू करेंगे दोस्तों एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 3, जिसमें हमारा चैप्टर नंबर भी 3 होगा शुरू, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को कंप्लीट कर लिया, दोनों चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। और अब हम थर्ड चैप्टर पे शुरू कर रहे हैं, जो कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन सीरीज के शॉर्ट नोट्स कंपाइलेशन बनाए गए हैं एकमात्र यूट्यूब प्लेटफॉर्म ग्लैंस एकेडमी के द्वारा, जिससे आप आरओ और यूपीपीसीएस में मल्टीपल टाइम रिवीजन करके घटना चक्र के प्रेशर को खत्म कर सकते हो और उसके सभी कंटेंट को इजीली तैयार कर सकते हो। अगर आपको इसकी क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में, अगले 3 से 4 दिनों में आपको करंट अफेयर्स जो वार्षिकी आ चुकी है उसकी भी क्लासेस शुरू की जाएंगी। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ को परचेस करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। वहां पे वीडियो जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं मैसेज करके, वहां से आपको पीडीएफ तुरंत ही प्रोवाइड करा दी जाएगी जब अगर आप पेमेंट सिस्टम को पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस टॉपिक को, आज की क्लास को। तो यहाँ पर हमारा जैव विविधता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको समझना है कि डायवर्सिटी क्या होती है। विविधता दोस्तों, जैसे कि हम लोग भारतीय संस्कृति के लिए कहते हैं ना कि विविधता में एकता है हमारे यहाँ, कि हम विभिन्न खान पान के रहने वाले लोग, विभिन्न पहलुओं के लोग, विभिन्न विचारों के लोग, विभिन्न कल्चर के लोग, विभिन्न रहन सहन के लोग, लेकिन फिर भी हम भारत को एकजुट बनाए रखते हैं। तो ये विविधता होगी। लेकिन ऐसी विविधता जब आपको जैविक घटकों में देखने को मिलती है तो आप उसे जैव विविधता के नाम से जानते हो। जैसे हम अगर इंसान हैं तो क्या हम केवल इंसान रहते हैं इस पृथ्वी पर? नहीं ना, इस पृथ्वी पर जीव जंतु भी रहते हैं, मच्छर भी रहते हैं, चीते, शेर, भालू, अलग अलग प्रजाति रहती है। साथ ही पेड़ पौधों की भी बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। और साथ ही साथ जीव जंतुओं के साथ जो समुद्री जीव जंतु हैं, जैसे मछली होगी, शैवाल, प्रवाल, घटक और ऑक्टोपस वगैरह बहुत सारे, तो ये अलग अलग प्रजातियां हम सभी के साथ जीवाश्म के रूप में रहती हैं। हम सभी लोग जो है कि जीवों के रूप में रहते हैं, और यही हमारी एक कल्चरल डाइवर्सिटी और यही हमारी एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, जिसे हम लोग जैव विविधता कहते हैं। तो अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर की। सबसे पहले हम इस परिभाषा को डिफाइन करेंगे कि किसी भी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणियां, यानी विभिन्न प्रजातियां जो होती, चाहे वो मानव की प्रजाति हो, चाहे कपी की प्रजाति हो, चाहे गिबन की प्रजाति हो, चाहे प्लांट की प्रजाति हो, चाहे जीव जंतु की, चाहे जानवरों की, चाहे स्पीसीज की, चाहे उभयचर की, चाहे सरीसृप की हो या फिर जलीय जंतुओं की हो, ये सभी प्रजातियां किसी पर्यावरण में जब रहती हैं तो इन्हीं को हम जैव विविधता कहते हैं। यहाँ फोकस रखना है आपको कि ये जैविक घटकों की बात हो रही है, अजैविक घटकों की नहीं। इट मीन्स कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसमें बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है, भोजन बनाने की क्षमता होती है, साथ ही साथ सांस लेने की क्षमता होती है, हम इसकी विविधता की बात कर रहे हैं। और इन जैव विविधताओं को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होती है अल्फा जैव विविधता, बीटा जैव विविधता, गामा जैव विविधता। इन तीनों ही श्रेणियों की हम बात आगे करेंगे, अभी डिटेल से बताएंगे कि छोटे स्तर पे जब हम मापन करते हैं तो अल्फा विविधता होती है, फिर उससे बड़े स्तर पे बीटा, फिर उससे और बड़े स्तर पे गामा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं कहूं कि ह्यूमन के बीच में ही जो ह्यूमन स्पीसीज है उसमें आप देखोगे ऑस्ट्रोप्रोटोस्लाइड मिलेगी, मंगोलाइड मिलेगी, द्रविडियन मिलेगी, तेलुगु मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके की जो ह्यूमन स्पीसीज है, अगर हम इसी में वैरायटी देखते हैं, इसी में हम डिफरेंसेस देखते हैं, विविधता, तो ये हमारी अल्फा विविधता कहलाएगी। लेकिन जब हम ह्यूमन स्पीसीज के साथ साथ जिस जगह पर रह रहे हैं और वहां पे और भी कोई छोटी छोटी स्पीसीज है, चाहे वो जीव जंतुओं की, प्लांट की हो, तो हम इसे कह सकते हैं समुदाय आधारित। तो इसे हम बीटा से चेक करते हैं, बीटा विविधता के नाम से जानते हैं। और जब एक स्थान का, जैसे मान लो हम भारत में रह रहे हैं, भारत के साथ कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, कोई इंग्लैंड में रह रहा है, कोई अमेरिका में रह रहा है, कोई केन्या में रह रहा है, कोई पाकिस्तान में रह रहा है, वहां भी तो ये सारी चीजें होंगी, वहां भी ह्यूमन होंगे, वहां भी जीव जंतु होंगे, वहां भी प्लांट होंगे, वहां भी अजैविक घटक होंगे। तो अलग अलग देशों का जब हम स्टडी करते हैं, या एक बड़े बड़े क्षेत्रों या बड़े बड़े समुदायों का जब हम स्टडी करते हैं कि उनके बीच में डिफरेंसेस कितनी, उनके बीच में विविधताएं कितनी है, तो हम उसे गामा विविधता के रूप में जानते हैं। तो अल्फा, बीटा, गामा के बारे में आपने एक आइडिया ले लिया होगा, लेकिन अभी आगे और टॉपिक में आएगा तो हम फिर से डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हम समझ लेते हैं इसको। अब यहां पर आप देखोगे कि यह जो विभाजन था,
अल्फा बीटा गामा के रूप में। यह विभाजन विटेकर महोदय ने किया था, ये एक वैज्ञानिक थे, तो इन्हीं के द्वारा यह किया गया। और जैव विविधता की बात करें तो एक निर्धारित क्षेत्र में, ध्यान देना, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। अब ये निर्धारित क्षेत्र आपका अपना एक जिला भी हो सकता है, आपका अपना एक गांव भी हो सकता है, आपका अपना एक प्रदेश भी हो सकता है, आपका अपना एक देश भी हो सकता है, क्योंकि निर्धारित क्षेत्र तो कुछ भी हो सकता है। चलिए मैं आपके अपने जिले से ही बात करना शुरू करता हूं। आप जिस भी जिले में रहते हो, चाहे यूपी, बिहार, एमपी, कहीं पर भी रहते हो, आप जिस जिले के रहने वाले होंगे, वहां पर आपको कुछ अलग अलग प्रकार के पादप देखने को मिलते होंगे, कुछ अलग प्रकार के जंतु देखने को मिलते होंगे। तो आप देखोगे कि जब आप अपने जिले से निकल के किसी दूसरे राज्य में जा रहे हो या किसी दूसरे जिले में, तो हो सकता है वहां पे उस प्रकार के पादप देखने को न मिले। एग्जाम्पल के तौर पे जो उत्तराखंड का निवासी होगा, जो हिमाचल प्रदेश का निवासी होगा, जो जम्मू कश्मीर का निवासी होगा, या जो पहाड़ी क्षेत्रों का निवासी होगा, वो सामान्यतः कैसे जानवरों को देख रहा होगा? एक ऐसे जानवर को देख रहा होगा जिसके ऊपर मोटी चमड़ी होगी, जैसे याक हो गया, भेड़ हो गई, या आप देख सकते हो जिसके ऊन वगैरह निकलता है, या गैंडे हो गए। या फिर पेड़ पौधे कैसे देखेगा? वो शंकुधारी वृक्ष देखेगा जिन पे बर्फ गिरती है, ओले गिरते हैं, तो वो लंबे लंबे नुकीले वृक्षों को देखेगा, देवदार को देखेगा, फर को देखेगा, पाइन को देखेगा, चीड़ को देखेगा। लेकिन जब वो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के राज्यों में जाएगा, तो वहां पे इस तरीके के जानवर नहीं देखने को मिलेंगे, बल्कि उसे दूसरे जानवर देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर बॉडी का मांस हल्का होगा और धूप को आराम से वो ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे और धूप से भी आराम से प्रभावित नहीं हो रहे होंगे। पेड़ पौधों की वनस्पतियां बदल जाएंगी, सागौन, चंदन, नीम, शीशम, ये सब वृक्ष मिलते हैं। तो ये एक विविधताएं होती हैं। तो इसी को हम कहते हैं निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो पादप और जंतु होते हैं, इनके बीच में जो जैव विविधता होती है, इसी को हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। अब जैसे जैव विविधता आपकी आनुवंशिक आधार पे, जातिगत आधार पे, समुदाय आधार पे, पारितंत्र के स्तर पे विभिन्न प्रकार के कार्य करके पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन या संचालन करती है। भाई जातीय स्तर पे आप देखोगे, आनुवंशिक स्तर पे देखोगे, तो हर स्तर पे आपको देखने को मिलेगी ना विविधता, तो ऐसा तो है नहीं। अब अगर मैं कहूं कि मेरी जो आनुवंशिकी है वो आपकी आनुवंशिकी से 0.1% डिफरेंस होगी, या आपके पड़ोसी से अलग होगी। हालांकि हम अगर ह्यूमन स्पीसीज की बात करें तो लगभग 99% जो है कि हमारी सिमिलरिटीज होती है, 99% हम लोग एक जैसे हैं। लेकिन 1% ऐसा होता है जो क्षेत्र के आधार पे, देश के आधार पे, भाषा के आधार पे परिवर्तन देखने को मिलता है आनुवंशिक में। वैसे जाति में, समुदाय में, पारितंत्र में, इकोसिस्टम में। और इकोसिस्टम क्या होता है, किसने ये वर्ड दिया, ये मैंने पिछली 2 क्लासेस में बहुत डिटेल से बता रखा है, तो आप वहां पर उसे देख सकते हो। अब यहाँ पर इस चीज को दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजों के कार्य संचालन करने की प्रक्रिया को ही हम जैव विविधता के रूप में जानते हैं। अब जैसे यहीं पर हम जैव विविधता के अंतर्गत एक और पॉइंट को इंक्लूड करेंगे। जैसे आप देखोगे कि मरुस्थलीकरण एक समस्या है, जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए ये आपका एक मरुस्थल का क्षेत्र है, ठीक है, और यहाँ के आसपास जो है कि प्लांट वगैरह लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और ये हरियाली या मिट्टी है, उपजाऊ। लेकिन जैसे जैसे मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, चाहे वो मानवीय खनन की वजह से हो, या प्राकृतिक आपदाओं की वजह से हो, या तेज वायु आंधी चलने से, तो ये जो बालू होती है अपने क्षेत्र का विस्तार करती है, जो रेत होती है मरुस्थल, ये और भी क्षेत्रों में फैल जाती है, और इसी को कहते हैं मरुस्थलीकरण होना। अर्थात जो आसपास की जो प्राकृतिक क्षेत्र थे, हरियाली थी, उपजाऊ मिट्टी थी, अब वो भी क्या हो गई, ये पूरे के पूरे रेगिस्तान में कन्वर्ट हो गई, यानी मिट्टी की उर्वरक क्षमता समाप्त हो गई। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए UNCCD एक संस्था है जिसके द्वारा लगातार मीटिंग्स की जाती हैं वैश्विक स्तर पे, जिसको हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, यानी कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, मतलब कि डिजर्टिफिकेशन मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। और COP14 नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, जहां सदस्य देशों द्वारा भारत सहित 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि भूमि का जो क्षरण हो रहा है उसको तटस्थ करना है, अर्थात कम से कम करना है, ताकि क्षरण कम से कम हो, और ये लक्ष्य 2030 में तक निर्धारित किया गया। COP14, तो अगर आपसे पूछा जाए कि UNCCD का COP14 कहाँ पे आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। हालांकि वैश्विक स्तर पर होता है, तो और भी विभिन्न देशों में ये आयोजित होता रहता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किसने किया? ऐसे ही आपसे इकोसिस्टम के बारे में पूछ लेता है, इकोलॉजी के बारे में पूछ लेता है, डीप इकोलॉजी के बारे में पूछता है कि ये सभी शब्द किसने दिए। तो मैंने बताया है कि किसने, अर्नेस्ट हैकेल ने क्या दिया, या आपके एजी टॉन्सले साहब ने क्या दिया। तो ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में की। लेकिन यहाँ पे बायोडायवर्सिटी मतलब जैव विविधता, ये जो शब्द है ये किसने दिया सबसे पहले? तो वॉल्टर जी रोसन साहब ने दिया, वॉल्टर जी रोसन साहब ने दिया है। अब यूएन ने 2011 से 20 के दशक को निर्धारित किया है जैव विविधता दशक, यूएन डिकेड ऑन बायोडायवर्सिटी।
ये एक ऐसा पॉइंट है दोस्तों जो कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस वर्ष को यानी कि किस दशक को यूएन के द्वारा जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। तो यूएन डिकेड मतलब होता है दशक ऑन बायोडायवर्सिटी। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी एनसीएमबी गुजरात में जामनगर में स्थित है, जिसका उद्देश्य है कि समुद्र तटीय क्षेत्रों में स्थित जैव विविधता की सुरक्षा करना। हालांकि ये केवल भारत का ही मतलब कि और भी भारत में खुल चुके हैं, लेकिन भारत का ये पहला है जो नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी। मरीन मतलब होता है जो समुद्र के आसपास के क्षेत्र की जो बायोडायवर्सिटी है उसको सुरक्षित रखने के लिए एक संस्था खोली गई जामनगर गुजरात में। और मरीन नेशनल पार्क भी इसी क्षेत्र में मिलता है, कच्छ की खाड़ी में ही स्थित है। तो मरीन नेशनल पार्क भी इसी से संबंधित है। फिर यहाँ पे अब हम देखते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल प्रश्न को कि कैसे आप इसके कॉन्सेप्ट को सही करोगे। तो देखिए, जैव विविधता प्रवणता, अब ध्यान देना ये प्रश्न 2 बार पूछा गया है और मतलब हर साल 1 से 2 प्रश्न इससे आते हैं। प्रवणता का मतलब क्या होता है दोस्तों? अंतर होना। अब जैसे मैं अगर कहूं कि 90 डिग्री पे तापमान क्या होगा? बहुत कम होगा, इवन कि माइनस में भी होगा तापमान। और 0 डिग्री पे तापमान कैसा होगा? भूमध्य रेखा पे बहुत अधिक होगा, इवन कि 40 से 45 डिग्री होगा। तो मान लेते हैं कि 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ आप पोल पर जाओगे तो आपका तापमान हो सकता है 1 डिग्री सेल्सियस मिले, लेकिन अगर आप 0 डिग्री पे जाओगे भूमध्य रेखा पर तो यहाँ हो सकता है आपको तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड मिले। तो इसमें अंतर कितना आ रहा है? ये अंतर आ गया दोस्तों 47 डिग्री का। कितने अंतर आ गया? 47 डिग्री का। यही आपकी होती है प्रवणता, यानी यही होती है अंतर। तो इसी तरीके से जैव विविधता में भी प्रवणता देखने को मिलती है कि जैव विविधता में अंतर। क्या पूरे वैश्विक स्तर पे, पूरे ग्लोब पे एक जैसी जैव विविधता होगी? तो हम कहेंगे नहीं। तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तापमान से कैसे प्रभावित होगी? किस क्षेत्र में जैव विविधता ज्यादा होगी, किस क्षेत्र में जैव विविधता कम होगी? ये सभी चीजें मैटर करती है। तो सबसे बेसिक प्रश्न आप देखिएगा कि ये जो 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री के आसपास का क्षेत्र जो होता है नॉर्थ और साउथ दोनों में, जिसको मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ भी कर देता हूं मैं इस तरीके से। तो ये जो जोन होता है दोस्तों, ये जो क्षेत्र होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, यहां पर सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि ये सदाबहारी वनों का क्षेत्र होता है, ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का वनों का क्षेत्र होता है। इसी में आपको अमेजन वर्षा वन भी मिलेंगे, क्योंकि जहां पर वर्षा का मान अधिक होता है, तापमान का मान अधिक होता है, आर्द्रता न्यूनतम होती है, धूप अधिक मिलती है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होता है, तो वहां पे जब भोजन अधिक बन रहा है, क्योंकि देखिए तापमान चाहिए, ऊर्जा चाहिए, प्रकाश चाहिए, तो भोजन अधिक बनेगा, जंगल अधिक है, तो जहां पर भोजन अधिक होगा वहीं पर तो निवास भी अधिक होगा। आपसे अगर मैं कहूं कि आपके पास 2 ऑप्शन है, मैं आपको एक ऐसी जगह शिफ्ट कर देता हूं जहां पे खाने पीने की सारी सामग्री मिलेगी, मेट्रो सिटी। मैं आपको एक ऑप्शन दूं कि एक ऐसी जगह मैं आपको शिफ्ट कर दूं जहां पे खाने पीने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, 20-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, और तब जाके आपको कोई सामान मिल पाएगा, और कोई मिलेगा कोई नहीं मिलेगा। जैसे रेगिस्तान, तो आप कहाँ रहना पसंद करोगे? आप कहोगे सर मैं मेट्रो सिटी में रहूंगा कि मैं घर से बाहर निकलूं, मुझे खाने की दुकान मिल जाए, कोई सामान मिल जाए, किराने की दुकान, दूध ब्रेड मिल जाए, या साथ में कपड़े की दुकान, कॉपी किताब की दुकान, सब चीजें मिल जाए। तो हर व्यक्ति वहीं रहना चाहता है, हर जीव जंतु वहीं रहना चाहता है जहां पे सभी चीजें मिले, और सभी चीजें 0 से 10 डिग्री के बीच में सबसे अधिक मिलती है भोजन को लेकर। तो इसीलिए यहाँ पर अधिक से अधिक स्पीसीज होते हैं, अधिक से अधिक प्रजातियां होती हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की हो, चाहे वो जीव जंतुओं की हो। इसीलिए कहा भी जाता है कि अमेजन के वर्षा वनों में या अमेजन के जंगल जो कि साउथ अमेरिका में है, यहाँ पर दुनिया की 30% जीव आबादी रहती है, यानी कि अलग अलग प्रजातियां रहती हैं, और ये बहुत ही घना जंगल है। क्लियर? अब जैसे जैसे आप 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ जा रहे हो या 90 डिग्री नॉर्थ जा रहे हो, तो जैव विविधता में कमी आती जाएगी। अब मैं कहूं कि 90 डिग्री पे जैव विविधता क्या होगी? सबसे कम होगी। 0 डिग्री पे सबसे अधिक होगी। अच्छा, अगर मैं कहूं कि 55 डिग्री पे कैसी होगी, तो आप कह सकते हो 55 डिग्री पे कि 0 डिग्री की अपेक्षा तो कम होगी, क्योंकि 0 डिग्री पे ज्यादा मिल रही है, 55 डिग्री पे थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगी, क्योंकि हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। लेकिन 90 डिग्री की अपेक्षा ज्यादा मिलेगी, क्योंकि 90 डिग्री पे बिल्कुल कुछ नहीं है, जबकि 55 डिग्री पे कुछ ना कुछ जैव विविधता आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से जब आप 0 से 90 डिग्री की ओर जाते हो नॉर्थ या साउथ, तो जैव विविधता घटती जाती है। तो अब यहाँ पर आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी, और सर्वाधिक जो जैव विविधता देखने को मिलेगी वो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में या उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में हो सकती है, और जिसका विस्तार 0 डिग्री से 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों में है। तो ये प्रश्नों के नेचर को दिखाता है, किस तरीके से प्रश्न घुमाकर आता है। तो मैंने डायग्राम से आपको बहुत अच्छे समझा दिया और एग्जाम्पल भी आपको बता दिया। अब प्रवालों को क्या कहता है? सामुद्रिक वर्षा वन कहा जाता है।
अच्छा, वर्षा वन का मतलब होता है दोस्तों कि उन जगहों पर जहाँ पे स्पीसीज ज़्यादा रहती हैं, स्पीसीज ज़्यादा विकास करती है, ज़्यादा जो है कि भोजन सामग्री सब कुछ प्राप्त करती है। तो समुद्र में शैवाल पे निर्भर होते हैं प्रवाल, और प्रवालों को खाने वाले जितने भी मांसाहारी जीव है वो सारे के सारे प्रवाल और शैवाल के आसपास देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको भी सामुद्रिक वर्षा वन कहते हैं। जैसे हम स्थल खंड पे उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की बात करते हैं जहाँ पे जैव विविधता सबसे अधिक है, उसी तरीके से समुद्र में भी वर्षा वनों की कहा जाता है प्रवाल और शैवाल को, जहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है। अब जैव विविधता 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा तक बढ़ती है और जबकि 90 डिग्री पर घटती है। तो आप 0 डिग्री के जैसे जैसे नजदीक आओगे या 0 डिग्री पे रहोगे तो मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी 0 से 10 के बीच में, लेकिन 90 डिग्री की ओर बढ़ोगे तो आपकी जैव विविधता घट जाएगी। और इसीलिए 90 डिग्री पे क्या होता है, पहाड़ी क्षेत्र होता है या यूं कहते हैं कि ठंडक क्षेत्र होता है। तो आप यहां से देख समझ सकते हो कि पर्वतीय क्षेत्रों में उच्चतर उन्नतांशों, ये उन्नतांशों का मतलब होता है अक्षांशों। अब मुझे ये बताओ कि आप अगर उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो आपका अक्षांशीय विस्तार क्या हो सकता है? अगर आप अपने भारत के मैप को देखोगे ग्लोब पे तो ऐसा भी हो सकता है कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के नीचे से जा रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ क्या कि कर्क रेखा अगर 23.5 डिग्री है तो यूपी मान लो कि चलो 30 डिग्री पे मैंने ले लिया, चलो 30 तो मैंने ज्यादा ले लिया, मैं मान लेता हूं कि 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 27 डिग्री अक्षांश पे ले लूं। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं ये होंगे आपके मान लो 35 डिग्री अक्षांश पे या 34 डिग्री पे, क्योंकि 37 डिग्री के बाद तो भारत का विस्तार ही खत्म, फिर तो आपका चाइना आ जाता है। तो बताइए 27 डिग्री पे जैव विविधता ज्यादा होगी या 35 डिग्री पे? तो आप कहोगे सर आप तो 27 डिग्री पे यानी 0 डिग्री के ज्यादा नजदीक हो, विविधता यहाँ पर होगी 35 डिग्री पे नहीं, क्योंकि 0 डिग्री की अपेक्षा 35 डिग्री ज्यादा दूर है 27 डिग्री की अपेक्षा। तो कहां पर जो है कि सबसे अधिक जैव विविधता मिलेगी? 27 डिग्री पर। तो सेम वही चीज है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो उच्चतर उन्नतांश होते हैं, चोटियां वगैरह होती हैं, उनकी तुलना में जो निम्नतर उन्नतांश होते हैं यानी कि घाटियां, इनमें जैव विविधता सामान्यतः अधिक पाई जाती है। तो भाई जो घाटियां हैं जो कम अक्षांश पे हैं वहां पे जैव विविधता ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वहां पे लोग रहते हैं, जीवन होता है, सामान्य जनजीवन होता है, पेड़ पौधे जंगली जानवर सब देखने को मिलते हैं। लेकिन चोटियों पर ग्लेशियर पे हिमालय पे कौन रहता है? कोई नहीं मिलता है, केवल बर्फ मिलती है, तो वहां पे जैव विविधता बहुत कम होती है। और इस तरीके से भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट पॉइंट है, जो कि प्रश्न में आपसे कई बार पूछा जाता है कि इन चारों में से एक को हटा के कोई दूसरा नाम दे देगा और कह देगा कौन सा स्थल है कि नहीं है। तो पहला पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट, ये जो पूर्वी हिमालय है ये आपका पश्चिमी हिमालय नहीं है, क्योंकि ध्यान देना मैं एक हिमालय का स्ट्रक्चर ऐसे करके बना देता हूं, तो ये आपका नॉर्थ हिमालय हो जाता है और ये आपका ईस्टर्न हिमालय हो जाता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? नॉर्थ में आपका जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, पाकिस्तान का क्षेत्र हो गया, इसमें विस्तार है, जबकि ईस्टर्न में आप देखोगे यही हिमालय नीचे उतरते हुए बिहार के पास से उतरते हुए सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इनमें विस्तारित है। लेकिन इनका अगर हम अक्षांशीय विस्तार देखें तो 0 डिग्री की ज्यादा नजदीक है, जबकि ये 0 डिग्री से ज्यादा दूर है। तो इस हिसाब से किसमें मिलेगा जैव विविधता का हॉटस्पॉट? पूर्वी हिमालय में मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये पूर्वी हिमालय हॉटस्पॉट में मिलेगा। वहीं दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा आपका मिलता है पश्चिमी घाट, जो कि भारत का ये वाला जो एरिया होता है जहां से दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करता है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के तट आते हैं, तो ये पश्चिमी घाट हो गया। पूर्वोत्तर भारत और अंडमान द्वीप समूह, जो कि इंडो म्यांमार हॉटस्पॉट के नाम से जाना जाता है, और निकोबार द्वीप समूह जिसमें सुंडालैंड और हॉटस्पॉट आता है। तो अंडमान निकोबार और इनको अलग अलग करके काउंट करना, एक ही काउंट मत कर लेना, क्योंकि अंडमान का जो एरिया वो म्यांमार से कांटेक्ट कर रहा है और जो निकोबार का एरिया है वो सुंडालैंड अर्थात इंडोनेशिया वाले पार्ट से कांटेक्ट कर रहा है। तो इसलिए ये तीनों चारों अलग अलग हैं और यही मुख्यतः 4 जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट भी है। हॉटस्पॉट शब्द की बात करेंगे तो ये शब्द दिया सबसे पहले नॉर्मन मायर्स ने, जो कि 1988 में इस शब्द का क्या किया, सृजन किया या इस शब्द का प्रयोग किया। फिर अब हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम समुद्र की ओर चलते हैं। तो पादप प्लवक जो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन जिसको हम कहते हैं, ये सूक्ष्म जीव होते हैं। पादप प्लवक का मतलब हो गया ये असल में शैवाल की बात कर रहा है, और शैवाल मुख्यतः किस में आते हैं? मोनेरा में आते हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव यानी पादप, क्योंकि शैवालों के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न की जाती है, जिससे भोजन बनता है। क्या बनता है? भोजन बनता है। और ये लिम्नेटिक क्षेत्र में पादप प्लवक अधिकता से वृद्धि करते हैं, क्योंकि यह जल का खुला क्षेत्र होता है और जहां पे प्रकाश एवं पोषक तत्व की उचित मात्रा होती है। तो लिम्नेटिक क्षेत्र किसे कहते हैं, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए। जैसे आप जब भारत के तटीय क्षेत्रों को देखोगे, ये वाला जो एरिया होता है पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तो यहाँ पर जब आप जाते हो, जैसे गुजरात जाओ, कर्नाटक जाओ, केरल जाओ,
या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि समुद्री क्षेत्र से धीरे धीरे हम जब एंट्री करते हैं, मतलब स्थल खंड से बाहर निकलते हैं, समुद्र की ओर देखते हैं, तो थोड़ा सा तल अभी बना होता है, मतलब गहराई एकदम से नहीं आ जाती ना कि आप मिट्टी से उतरे और एकदम समुद्र की बहुत गहराइयों में चलेगा, 100 फीट की गहराई में, नहीं। 1 फीट, 2 फीट, 3 फीट, फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो समुद्र में तो आपका शरीर डूबने लगता है, 6 फीट, फिर और आगे जाओगे धीरे धीरे। तो लगभग जब आप देखोगे कि 100 फीट के आसपास, 100 फीट के आसपास यानी 6 फैदम होते हैं ना, एक फैदम में 6 फीट के आसपास होता है। तो ऐसे करके जब आप आगे जाते रहोगे तो धीरे धीरे आप देखोगे कि वहां पे प्रवालों का विकास तेजी से हो रहा होता है। जो लिमिनेटिक क्षेत्र था, अर्थात तटीय क्षेत्रों के किनारे वाला जो हिस्सा होता है, जो एकदम खुला समुद्र होता है, जिसमें सामान्यतः नौका संचालन तो होता है लेकिन कोई बीच वगैरह नहीं होता है जिससे लोग वहां पे अपनी एक्टिविटी करते हैं मनोरंजन की, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये खुला क्षेत्र होता है जहां पे इनका डेवलपमेंट अच्छे से होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की मात्रा भी पहुंचती है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, जैसे आप अपने घरों में देखते होंगे कि वाटर टैंक अगर आपने देखा होगा या कुआं देखा होगा, तो प्रकाश जो होता है वो पानी की कुछ ऊपरी सतह तक रह जाता है या कुछ और सतह तक जाता है, गहरी सतह तक, पूरी गहराई तक नहीं जाता है। इसी तरीके से महासागरों में भी सूर्य का प्रकाश एकदम ऊपर तक ही रहता है या थोड़ा बहुत गहराई में जा सकता है, 10-12 फीट, 50 फीट, उसके नीचे नहीं जाता है, एक परत के बाद नहीं जाता है। तो जहां तक सूर्य का प्रकाश पहुंच रहा है वो होता है लिमिनेटिक क्षेत्र, क्योंकि उसमें शैवालों का विकास हो पाएगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश तो जरूरी है ना, तभी भोजन बनेगा, और भोजन बनेगा तो उसमें प्रवाल लगेंगे, फिर प्रवाल जो है कि आके चिपकेंगे तो प्रवाल के ऊपर जो निर्भर रहने वाले जो जीव जंतु है वो भी आके रुकेंगे। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो इसलिए लिमिनेटिक क्षेत्र मैंने आपको बता दिया। अब जैव विविधता के विनाश का कारण, ये भी प्रश्न आता है और आपसे जब प्रमुख कारण पूछा जाता है तब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाते हो। जैसे जैव विविधता का विनाश क्यों हो रहा है? क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण फैल रहा है, वनों का नाश हो रहा है, वनों का उन्मूलन हो रहा है, प्राकृतिक आवासों का नाश हो रहा है और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो रहा है। ये विदेशी प्रजाति पादपों की मानी जा रही है। अब ये नहीं कि अंग्रेज आए और फिर भारत में अटैक कर दिए या गुलामी की जंजीरों में बांध दिए, ऐसा नहीं, व्यक्ति नहीं आ रहा है यहाँ पे आतंक करने, बल्कि पेड़ पौधे जो होते हैं, जो विदेशी प्रजाति होती है, जो हमारी देशज प्रजाति को हानि पहुंचाती है, उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है, तो प्राकृतिक आवासों का यहाँ पर नाश होने को देख रहा है। जैसे सर्व प्रमुख कारण अगर आपसे पूछा जाए, चारों ऑप्शन देखें कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कारण बनता है, तो आपको लिखना है कि प्राकृतिक आवासों का जो नाश है ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण बनता है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, कोल्ड ब्लडेड जो होते हैं उसकी बात करेंगे और वार्म ब्लडेड। तो देखिए तितलियां क्या होती है दोस्तों, ये कोल्ड ब्लडेड होती हैं। इससे एक यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया, क्योंकि इसलिए इनके लिए उष्ण और गर्म जलवायु वाला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता है। क्योंकि जो अनियत तापीय होता है या जिसको हम लोग कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, या इसको मतलब हो जाता है कि इनका जो तापमान होता है बॉडी का, वो टेम्परेचर के अनुसार यानी वायुमंडल के अनुसार बदलता रहता है। अगर ये गर्म क्षेत्र में जाएंगी तो इनके बॉडी का टेम्परेचर गर्म हो जाएगा, अगर ये ठंडे क्षेत्र में जाएंगी तो इनके बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा। जबकि हम लोग क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, तो ये वार्म ब्लडेड होती है, क्योंकि इनके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस जो फिक्स है वो है, 98 डिग्री फॉरेनहाइट है वो है। क्योंकि चाहे वो आप ग्लेशियर पे चले जाओ, चाहे आप रेगिस्तान में चले जाओ, चाहे 0 डिग्री पे चले जाओ, कहीं चले जाओ, कितनी भी धूप, कितने भी ठंडे क्षेत्र में, आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बहुत माइन्यूटली डाइवर्स हो सकता है, चेंज हो सकता है ठंडक की वजह से, बाकी चेंज नहीं होता। तो इसलिए तितलियों के विकास के लिए सर्वाधिक जो है कि प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय देशों में ही पाई जाती हैं और इनके लिए उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र सबसे योग्य माना जाता है। पोषण स्तरों में कमी से एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में वृद्धि होती है और जबकि जैव विविधता में कमी आती है। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर पोषण स्तर में अगर कमी हो रही है तो एक विशेष वर्ग के जीवों की संख्या में तो वृद्धि हो सकती है, लेकिन पूरी की पूरी जैव विविधता में कमी आ सकती है। क्योंकि मान लो किसी पोषण स्तर में कमी हो रही है और उस पोषण स्तर की आवश्यकता जो है कि जो पोषण स्तर था वो हानिकारक हो रहा था किसी पर्टिकुलर जीव के लिए, तो मान लो जब वो पोषण स्तर नहीं मिल रहा है तो वो जीव तो सुरक्षित हो गया जिसके लिए वो हानिकारक हो रहा था, लेकिन पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी जो है कि प्रभावित होगी और उससे उसमें कमी आएगी। अब यहाँ पे जैव विविधता का हम संरक्षण कैसे करते हैं, तो ये भी पूछा जाता है और ये सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा एक्स सीटू मेथड है और कौन सा इन सीटू मेथड है। तो पहले समझते हैं इन सीटू मेथड और एक्स सीटू मेथड किसे कहते हैं। तो इन सीटू मेथड का मतलब होता है दोस्तों कि जब हम किसी प्रजाति को, चाहे वो पादप की प्रजाति हो, चाहे वो जीव जंतु की प्रजाति हो, चाहे वो मानव की प्रजाति हो, जब हम उसे उसी स्थान में जहां से वो प्राचीन काल से रह रही है, जहां वो आदि काल से रह रहा है, उसी स्थान में रह के सुरक्षित करते हैं, उसके संरक्षण करते हैं, उसके लिए सारे प्रयास करते हैं, तो इसे हम कहते हैं इन सीटू। अब जैसे जनजातियों की बात करूं, जनजाति शुरू से ही जंगलों में रह रहे हैं और उन्हीं जंगलों में रह रहे हैं जहां वो शुरू से आ रहे हैं, अपने आदिकाल समय से, प्राचीन समय से, पुरखों के समय से वो उसी जंगल में रह रहे हैं। अगर हम उन जनजातियों का वहीं पर संरक्षण करते हैं जहां वो रह रहे हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें, सारे वहां पे हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल वगैरह व्यवस्था करें,
तो हम इसे कह सकते हैं इन सीटू मेथड। लेकिन अगर हम कहते हैं भाई ये जंगल जो है कि बहुत खतरनाक हो गया है, इस जंगल को काटना है, यहाँ पे इंडस्ट्री लगानी है और उस जंगल से निकाल के उन जनजातियों को किसी दूसरे जंगल में शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसे हम कहते हैं एक्स सीटू मेथड, यानी कि बाह्य स्थान, दूसरे स्थान पे ले गए। अब इसे ही कहते हैं इन सीटू और एक्स सीटू। अब जैसे बात करें कि यहाँ पे जो संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क होता है, तो पवित्र झील और उपवन हो गया, ठीक है। झील को आप उठा के दूसरी जगह तो नहीं ले जा सकते ना, तो आप उस झील को ही पवित्र का दर्जा दे दो, वहीं पे उसका संरक्षण करो, वहीं पे उसे बचाव करो। और उपवन भी। जैव मंडल निकाय, दोस्तों जैव मंडल मैंने पहली क्लास में बताया था कि स्थलखंड, जलमंडल और वायुमंडल का जहां पे मिलन होता है, उसी संक्रमण पॉइंट को जैव मंडल कहते हैं। तो आपको लगता है कि क्या आप जैव मंडल को उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दोगे? नहीं कर सकते ना। बायोस्फीयर रिजर्व को शिफ्ट करना मुश्किल है, जो कि 18 बायोस्फीयर रिजर्व हमारे भारत में, जैसे पन्ना हो गया, सुंदरबन हो गया, पंचमढ़ी हो गया, बहुत सारे हैं। मैं उसको पूरा डिटेल से बताऊंगा और यूनेस्को में कौन कौन से लिस्टेड है वो भी सारी डिटेल जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। और उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान। अब सोचो कूनो राष्ट्रीय उद्यान 760 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर का है क्षेत्रफल। गिर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। या आपका जो है कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। तो क्या आप इन्हें एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लोगे? नहीं कर पाओगे ना, वो जगह, जंगल, जमीन तो वही रहेगी। और वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये सारे के सारे क्या हो गए? इन सीटू मेथड हो गए, स्वस्थानीय के अंतर्गत आते हैं। फिर से मैं आप सभी को बस यही कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना दोस्तों, साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप भी चाहते हो ये पीडीएफ लेना, ताकि आप इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से पूरी घटना चक्र कम से कम टाइम में रिवीजन कर पाओ, तो उसके लिए आप पीडीएफ को परचेस कर सकते हो, जिसके लिए दिए गए वीडियो के नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया, जहां पर आप मैसेज करके इसकी पूरी इंक्वायरी ले सकते हो, डिटेल जानकारी ले सकते हो और वहां से आप इसे परचेस कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सअप में मैसेज करोगे, नोटिफिकेशन दोगे तो वहां से मिल जाएगा आपको। आगे देखते हैं हम। अब यहां पर हमने देखा कि बाह्य स्थाने की बात करें, जहां एक स्थान से निकाल के उसे दूसरे स्थान पे। अब मैं इसका सीधा एग्जांपल दूं, प्रोजेक्ट चीता आपने सुना, जो साउथ अफ्रीका के नामीबिया से लाए गए, मतलब अफ्रीकी महाद्वीप के नामीबिया से आए 8 टाइगर, फिर 12 टाइगर अफ्रीका से आए, तो ये कूनो राष्ट्रीय उद्यान में रखे गए। तो ये क्या था? ये हुआ कि भाई 1950 में ही जो है कि चीता को हमने क्या कर दिया? विलुप्त घोषित कर दिया। अब दोबारा हम चीतों को जो है कि वो लेके आएंगे, मतलब यहाँ पर स्वस्थानीय मेथड से इनकी संख्या की वृद्धि करेंगे। तो अगर देखा जाए तो हम अफ्रीका महाद्वीप से लेकर आ रहे हैं और भारत में लेकर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बाह्य स्थानीय है कि नहीं है। और यही वजह थी कि वो अपने अफ्रीकी मूल जंगलों से जब निकल के भारत के जंगलों में प्रवेश करते हैं, तो उनका क्लाइमेटिक चेंज हो गया, एनवायरमेंट बदल गया, वायुमंडल बदल गया, प्रदूषण का लेवल बदल गया, खाद्य सामग्री बदल गई, क्योंकि वहां पे हो सकता है अफ्रीका में वो वनस्पतियां ना मिलती हो, वो जानवर ना मिलते हो जो भारत में है, और जो भारत में है वो शायद वो खाने के आदी ना हो, धीरे धीरे आदत में लाएंगे। क्योंकि हर प्रकार का मांस तो आप भी नहीं खाते ना, कोई लोग मांस का अलग लेवल खाते हैं, कोई लोग मांस का अलग लेवल खाते हैं। सेम चीतों का भी है, वो भी खाना पसंद करेंगे नहीं करेंगे, इसमें एक समय लगेगा। और इसी वजह से कूनो में कई सारे चीते जो है कि मर भी चुके हैं, हालांकि उसकी न्यूज नहीं आ रही है, आप गूगल पे चेक कर सकते हो कि 2-3 चीते जो है कि वहां पे मर गए, किसी न किसी वजह से मर गए, इनका संरक्षण नहीं हो पाया, या अगर संरक्षण हुआ भी तो कहीं ना कहीं बाह्य स्थानीय था, जो मैटर कर गया एनवायरमेंट को लेके कि वो एनवायरमेंट इनके लिए सुटेबल नहीं रहा। तो इसी में आप देखोगे बाह्य स्थानीय में जैसे पवित्र पौधे, घरेलू बगीचे। अब जैसे आप नर्सरी लगाते हो, बगीचे लगाते हो, तो क्या आपके घर पे ही वो सारे पेड़ पौधे पहले से हो रहे थे? नहीं, क्योंकि आप उसे नर्सरी से लेकर आए थे और आपने सोचा कि इस पौधे को हम अपने घर में पैदा कर लें। आप सेब का पौधा क्यों नहीं लगा सकते? पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग सेब का पौधा नहीं लगा पाते, क्योंकि सेब मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है, तो आप वहीं पे तो लगाओगे, तो वो उसका हो गया स्वस्थानीय। लेकिन अगर आप अपने घर पे ले आके किसी ऐसे कोल्ड स्टोर रूम बना के ठंडा माहौल जो है कि क्रिएट करोगे, तो शायद सेब का फल आ जाए आपके पेड़ पे। इसी तरीके से जीन बैंक हो गया, बीज बैंक हो गया, वनस्पति उद्यान, एक्वेरियम, चिड़ियाघर, ये सभी के सभी बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए अन्य की उपेक्षा, मतलब अपेक्षा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रणनीति होती है जैव मंडल रिजर्व। यानी जैव मंडल रिजर्व के द्वारा, बायोस्फीयर रिजर्व के द्वारा आप सबसे बेहतर तरीके से जैव विविधता का संरक्षण कर सकते हैं। एक्स-सीटू की बात करें तो एक्स-सीटू संरक्षण के तहत हम जीवित शुक्राणु जो स्पर्म होते हैं, जिसको आप देखोगे कि तरल नाइट्रोजन में जो है कि उसे सुरक्षित रखा जाता है। अंडे हो गए, यानी कि महिला के जो अंडाणु होते हैं, भ्रूणों के नमूने जिसको स्टेम सेल कहते हैं, इसको भी अत्यंत कम तापमान पे, लगभग -183 डिग्री सेल्सियस है, कंफर्म नहीं हो लेकिन इतना ही होता है लगभग, या फिर -179 डिग्री सेल्सियस होगा। इसको नाइट्रोजन में, तरल नाइट्रोजन में जो है कि हम संरक्षित रखते हैं। आगे बात करें, प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि होना।
ध्यान देना, प्रवाल विरंजन का जो सबसे अधिक प्रभावी कारक क्या हो रहा है कि सागरीय जल का जो तापमान हो रहा है वो जैसे जैसे वृद्धि कर रहा है, इट मीन्स कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो तापमान वृद्धि होने से प्रवालों का क्या होता है, विरंजन होने लगता है, अर्थात वो प्रवाल मरने लगते हैं और वो एक सफेद कलर की फिर खोल छोड़ने शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका ये समझ में आता है कि उनका जो शैवाल उनके ऊपर लदे हुए थे, कलरफुल शैवाल, वो अलग हट गए, वो मर गए और इसकी वजह से प्रवालों की मृत्यु हो गई। भारत में प्रवाल भित्ति आपको 4 प्रमुख क्षेत्रों में देखने को मिलेगी, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आएगा, कच्छ की खाड़ी आएगा, मन्नार की खाड़ी आएगी और लक्षद्वीप होंगे। जिस प्रकार से मैंने 4 आपको जैव विविधता हॉटस्पॉट के क्षेत्र बताए, उसी तरीके से आपको ये 4 प्रमुख क्षेत्र याद कर लेने प्रवाल भित्ति वाले, जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप है। फिर आगे देखते हैं IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आपका 1964 और इसके द्वारा एक रेड लिस्ट यानी कि रेड डाटा बुक जो है कि जारी की जाती है, जिसमें जितने भी वल्नरेबल जो जीव जंतु होते हैं, पादप जंतु होते हैं या पादप होते हैं, उनकी लिस्ट बनाई जाती है। साइट्स की बात करेंगे तो साइट्स की जो फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड एंड एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या साइट्स के द्वारा केवल फ्लोरा या फौना का रिसोर्स मतलब कंजर्वेशन किया था, संरक्षण, तो फौना हो गया जीव जंतु और फ्लोरा, फ्लोरा मतलब फ्लावर यानी फूल अर्थात वनस्पति वगैरह जो है कि इसके बारे में बात हो रही है, तो वनस्पतियों का संरक्षण के बारे में बात भी करता है और जानवरों के बारे में भी। IUCN यूएन का भाग नहीं है, ये ध्यान देना, इसे यूएन महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। रेड डाटा बुक IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसमें संकटग्रस्त जो पौधे होते हैं और पशु, इनकी जातियों को सूची किया जाता है। अब यहाँ पर फोकस करना है कि कभी कभी प्रश्न पूछता है कि क्या IUCN केवल एनिमल को नोटिस करती है या प्लांट को भी, तो हमने अभी पढ़ा पौधे और पशु दोनों को ही, जो भी संकटग्रस्त प्रजाति होगी उन दोनों पर ही अब फोकस किया जाता है और दोनों का संरक्षण करने के लिए बात की जाती है। अब यहाँ पर आपने सोन चिरैया या आम भाषा में उसे गौरैया के नाम से जाना होगा, तो ध्यान देना कि वर्तमान में सोन चिरैया, जिसको महान भारतीय सारंग यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अति संकटग्रस्त श्रेणी में है, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में है और लाल पांडा भी संकटग्रस्त श्रेणी में है। लाल पांडा ये WWF, ये फाइट वाला नहीं है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का जो ऑफिशियल जो है कि ट्रेडमार्क है ये, यानी कि सिंबल है लाल पांडा। और वहीं कस्तूरी मृग आपको देखने को मिलेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख में, संकटग्रस्त है ये भी, लेकिन अक्सर ये पूछा जाता है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो कि सोन चिरैया को कहा जाता है और ये अति संकटग्रस्त है। IUCN कहता है, IUCN की परिभाषा के अनुसार कि कोई प्रजाति तब विलुप्त घोषित की जाती है जब प्राकृतिक आवास में वो अपने 50 वर्षों से न देखी गई हो। इसीलिए चीते को भी क्या किया गया था, 1951 में घोषित कर दिया गया था, मतलब कि विलुप्त हो चुकी है, क्योंकि ये अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से नहीं देखी गई थी। क्योंकि बहुत सारे जो चीते के शिकार वगैरह करते थे तो लोगों के द्वारा मार दिया जाता था। एक अंतिम चीता जो बचा भी था वो एक राजा के द्वारा, जो देसी रियासतें होती थी 1900 के आसपास या 1890 के आसपास, तो उसके द्वारा मार दिया गया था अंतिम चीता। और चीतों को मार के उनकी खालों को जो है कि अपने सिंहासन पर लगाया था ताकि ये दिखाया जाता था कि हम कितने शक्तिशाली हैं। बाहुबली में भी तो आप देखोगे ना, चीतों को मारने वाली परंपरा दिखाई गई है। तो राजाओं का ये रहता था कि अगर आप जितने भी ताकतवर जानवरों को मारते तो आप उतने ही शक्तिशाली अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हो। तो इस वजह से भी चीतों का संकट हो गया। गिद्धों की बात करें तो गिद्ध भी आजकल नहीं दिखते हैं। तो गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण है डाइक्लोफेनिक जो एक पेन किलर आता है, जो हम जंतुओं को देते हैं, जानवरों को देते हैं, और जब वो जानवर मर जाते हैं तो उन जानवरों का जब भक्षण करता है गिद्ध, यानी कि खाता है, उन्हें साफ करता है, तो उसमें उस दवाई का अंश पहुंचता है और जिसकी वजह से गिद्ध भी तेजी से मरने लगे और गिद्धों की संख्या घटने लगी। तो डाइक्लोफेनिक इसे कहते हैं, डाइक्लोफेनिक भी कहते हैं, डिक्लोफेनिक भी कह सकते हैं। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो गिद्ध को सफाई कर्मी भी कहा जाता है, क्योंकि जो रोड पे पड़े हुए जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, कुत्ते, भैंस, भेड़, बिल्ली, कुछ भी, और उनको नगर निगम या कोई आम व्यक्ति जब उन्हें हटाता नहीं है, रोड के किनारे पड़े रहते हैं, तो उनको गिद्ध ही खा खा के साफ करते थे। तो ये एक तरीके से सामाजिक सफाई कर्मी भी कहलाते हैं गिद्ध। आगे देखें, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स जो कि चमगादड़ों की एक प्रजाति है, जिसे ग्रेटर इंडियन फ्रूट बैट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि फ्रूट बैट का मतलब होता है चमगादड़। डिगोंग की बात करें तो डिगोंग नामक विशाल समुद्री स्तनधारी यानी ममाल्स, जो कि IUCN की रेड लिस्ट असुरक्षित, इट मीन्स की वल्नरेबल श्रेणी में आता है। तो डिगोंग जो है, जो आपको कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु के तट पर देखने को मिल सकता है। एक समुद्री जीव है और ये स्तनधारी जीव है जो रेड लिस्ट में वल्नरेबल श्रेणी में आता है और ये एक शाकाहारी स्तनधारी है।
ठीक है, आगे देखते हैं। घास खाने की आदत के कारण ही इसे हम समुद्री गाय कहते हैं। अब मैं अगर अभी आपको समुद्री गाय बताता तो आप सब कंफ्यूज हो जाते, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये समुद्री गाय नहीं कि सी काऊ भी कहा जाता है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट के अंतर्गत विधिक संरक्षण प्रदान किया गया और रेड लिस्ट में वल्नरेबल सूची में आता है ये। फिर वहीं पे हम देखेंगे लॉयन टेल्ड मकॉक यानी सिंह पुच्छी वानर जिसे हम कहते हैं, ये दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है और यह वानर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में स्थित होता है। अब आप कहोगे सर केरल तो जो है कि पूर्वी घाट में आता है, लेकिन इसका कुछ हिस्सा पश्चिमी घाट में भी आता है केरल के पास, इसलिए तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में मुख्य रूप से पाया जाता है। आगे देखते हैं, यहां पर अब हम और भी चीजों को कवर करें, जैसे भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप में उत्तर पूर्वी भारत यानी सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो जो रेड पांडा होता है जो कि संकटग्रस्त लिस्ट में आता है IUCN की, अभी हमने पढ़ा लाल पांडा, तो ये सिक्किम, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। रामसर स्थल की बात कर लेते हैं। अब जरा यहाँ पे वेटलैंड वगैरह की बात करें तो हम पूरा लिस्ट पढ़ेंगे एक तरीके से, तो आप देखोगे कि रामसर स्थल ईरान में स्थित एक जगह है जहां पे 2 फरवरी 1971 को प्रथम रामसर सम्मेलन आयोजित किया गया और यह आर्द्र भूमि यानी कि नम भूमि दलदली संरक्षण से संबंधित है। अब जरा मैं आपको आर्द्र भूमि के बारे में एक जानकारी दे देता हूं कि आर्द्र भूमि किसे कहते हैं। तो आप यहां पर देखोगे ये स्थल खंड है और ये आपका जलमंडल है, यानी ये आपका वाटर बॉडीज है और ये आपकी लैंड बॉडीज है। लेकिन इसके बीच का ये जो संक्रमण जोन होता है ना, जिसको हम लोग बीच वगैरह कह देते हैं या इस तरीके का, तो यही आपका होता है दलदली क्षेत्र। क्यों होता है? क्योंकि दलदली क्षेत्र में कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज भी एंट्री कर रही है और ये स्थल खंड तो है ही है, तभी तो दलदली क्षेत्र है और इसी को हम आर्द्र भूमि कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसकी एक अलग जलवायु होती है, यहाँ पर एक अलग तरीके का निकेत मिलता है, यहाँ पर बहुत अधिक जैव विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि जलीय जैव विविधता, स्थलीय जैव विविधता दोनों मिलके बहुत अधिक हो जाती हैं। बहुत सारे जो पक्षी होते हैं उनके प्रवास करने का ये जगह होती है, बहुत सारे पक्षियों जीव जंतुओं का प्रजनन करने का ये स्थान बन जाता है। तो इसलिए रामसर साइट के द्वारा आर्द्र भूमियों के संरक्षण पर फोकस किया गया और आर्द्र भूमि दिवस या वेटलैंड दिवस, वेट मतलब होता है गीली, लैंड मतलब जमीन यानी कि गीली जमीन अर्थात दलदली जमीन, जो कि 2 फरवरी को आयोजित किया था। 2023 की जो थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, रिस्टोरेशन। तो इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन का मतलब होता है कि यह समय है कि हम आर्द्र भूमि को सुरक्षित करें, संरक्षित करें। बात करते हैं लवणीय आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला जो राज्य है वो गुजरात होता है, जबकि आर्द्र भूमियों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल होता है। दोनों में अंतर है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक आर्द्र भूमियां देखने को मिलती हैं, तो हम कहेंगे क्षेत्रफल के आधार पर पश्चिम बंगाल। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि सबसे अधिक लवणीय आर्द्र भूमि जो लवण होती है, सलाइन होती है, जो नमक से संबंधित होती है, तो कच्छकरन, लूनी नदी, सांभर झील, ये सभी राजस्थान और गुजरात की जो रीजन होते हैं, ये मैंने जो फैक्टर बताया, लूनी झील हो गया, सांभर झील हो गया या कच्छकरन हो गया, ये सभी दलदली क्षेत्रों में लवणीय मृदा ज्यादातर पाई जाती है। तो इसलिए लवण वाले क्षेत्रों में गुजरात सबसे आगे रहता है। आगे देखते हैं यहाँ पे कि भारत का क्या स्टेटस है। तो भारत ने रामसर सम्मेलन में 1 फरवरी 1982 को हस्ताक्षर करके शामिल हो गया 1982 में, और वर्तमान सितंबर 2023 तक अगर हम बात करें तो भारत में 75 रामसर स्थल है। कब की बात कर रहा हूं मैं? सितंबर 2023 की, जिसमें पहली जो भारत की रामसर स्थल थी वो थी चिल्का झील उड़ीसा की, ठीक है, जो कि एक प्रकार की लैगून झील है। और 75वीं की बात करें, 75 की बात करें तो सतकोसिया गॉर्ज है जो कि ओडिशा में ही है। तो आपको याद रखना पहला और 75 दोनों ही ओडिशा में है। लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है, तो इस बार जो है कि जब ये 75 की लिस्ट जारी की गई तो तमिलनाडु में सबसे अधिक हो गए 14, और उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है यूपी। यूपी में 10 रामसर साइट है जो अभी हम राइट साइड में कवर करेंगे। अब यहां पर एक चीज आपसे पूछता है, मॉन्ट्रियो या मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, ये किससे संबंधित होता है? तो ये भी रामसर साइट से संबंधित होता है। आर्द्र भूमियों का रजिस्टर होता है, जहां मानवीय हस्तक्षेप से नकारात्मक परिवर्तन हो रहा हो तो उसको हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल करते हैं, और ये इंडिकेट करते हैं कि भाई यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी इतने गंदे स्तर से हुई, इतनी गलत तरीके से हुई कि इसका क्या हो गया, क्षरण हो गया, अर्थात कि आर्द्र भूमि बहुत ही नुकसान में आ गई और इसकी भरपाई तुरंत से तुरंत होनी चाहिए। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल होना बहुत अच्छी चीज नहीं है। हालांकि भारत की 3 जो है कि आर्द्र भूमियां थी, लेकिन अब 3 में से केवल एक ही रह गई है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल की बात करें तो कौन कौन से रामसर स्थल हैं? टोटल 10 हमने पढ़े, क्योंकि तमिलनाडु में सर्वाधिक 14 है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो इसमें कितने मिलेंगे आपको? 10 मिलेंगे।
तो इसको आप देख पाएंगे यहाँ पे कि जो उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल है, सबसे पहला जो रामसर स्थल शामिल हुआ था वो हुआ था ऊपरी गंगा नदी, ठीक है, जो कि नरोरा बुलंदशहर में स्थित है 2005 में। आपको ये याद रखना है कि अगर यूपी का, जैसे मैंने आपको बताया कि भारत का सबसे पहला रामसर साइट कौन थी, चिल्का झील उड़ीसा, और 75 जो लेटेस्ट नंबर पे वो भी सतकोसियागढ़ उड़ीसा में। उसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश का भी पता होना चाहिए कि सबसे पहली रामसर स्थल कौन शामिल हुई, तो 2005 में ऊपरी गंगा नदी बुलंदशहर शामिल हुई थी। फिर दूसरी सरसई नावर झील इटावा में है, समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य गोंडा में है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई में है, हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर और बिजनौर सीमा पर है, समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है, नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में, सुर सरोवर आगरा में, और बखीरा जो अभ्यारण्य है ये 2021 में संत कबीर नगर में, ये सबसे लेटेस्ट है। तो आपसे प्रश्न जो पूछता है वो ये नहीं पूछता है कि कौन सी रामसर स्थल है कि नहीं, बल्कि इनके जिले पूछता है। इसलिए मैंने सभी के आगे उनके जिले लिख दिए कि कौन आगरा में, कौन संत कबीर नगर, कौन उन्नाव, कौन मैनपुरी, कौन हरदोई। तो ये जिले के साथ मैचिंग करने के लिए आते हैं। अगर पहली और आखिरी पूछे तो आपको पता होना चाहिए यूपी का भी और भारत का भी। अब यहाँ देखते हैं कि आर्द्र भूमियों के अंतर्गत जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों को आधिक्य करके अवशोषित कर लेते हैं। जो जल में हैवी जो मटेरियल मिलता है, जैसे कि आर्सेनिक मिलता है या पारा मिलता है, तो ये जो भारी धातु होते हैं, पोषक होते हैं, इनको क्या करते हैं, कहीं ना कहीं आर्द्र भूमि अपने पास अवशोषित कर लेते हैं, जिससे जलीय पारिस्थितिकी और स्थलीय पारिस्थितिकी दोनों ही सुरक्षित रहती हैं। अब अगर मैं बात करूं सुंदरबन का, जो आर्द्र भूमि वाला लैंड है, जो मैंग्रोव वाला एरिया है, जहाँ पे आर्सेनिक जैसे जो और पारा कैडमियम जैसी जो भारी धातु है, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक का प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है और कैडमियम का भी प्रभाव धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पश्चिम बंगाल के लोग जो पानी पी रहे हैं, अब उनको आर्सेनिक या कैडमियम की समस्या कम देखने को मिली, क्योंकि वहां पे जो मैंग्रोव जैसी दलदली भूमि है, आर्द्र भूमि है, इसने इन भारी धातुओं को अपने पास ही एब्जॉर्ब कर लिया और पश्चिम बंगाल में पानी थोड़ा सा फिल्टर होकर जा रहा है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है दोस्तों यहाँ पर। अब देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम दिसंबर 2002 में पारित किया गया, जिसको 5 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति जी के द्वारा मंजूरी दे दी गई। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे उस समय, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और इसके बाद राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना 2003 में की गई और इसका हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में बनाया गया। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी जैव चोरी को रोकता है, यानी कि बायो पायरेसी को रोकता है, और देसी और परंपरागत आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण भी करता है। जैसे कई समय पहले की बात है कि हल्दी और तुलसी पर अमेरिका ने अपना क्लेम कर दिया था कि भाई हल्दी और तुलसी की जो औषधीय गुण है वो हमारे अमेरिका के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए मैं इस पे पेटेंट कराना चाहता हूं। लेकिन भारत ने इसका क्लेम किया कि नहीं, आप गलत बता रहे हो, हमारे यहाँ ऋग्वेदों से, वैदिक परंपरा से ही जो है कि तुलसी और हल्दी के औषधि गुणों की चर्चा की गई। ऋग्वेदों में मिलता है, सामवेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है, जो जादू टोना वगैरह और जो भूत पिशाच भगाते हैं उसमें दवाई के रूप में। तो आप नहीं कह सकते कि आपके अमेरिका का जो है कि प्रमाण है, बल्कि ये तो भारत का प्राचीन स्तर से ये ज्ञान है। तो हल्दी और तुलसी पे फिर जाके भारत को क्या मिला, इनका परंपरागत आनुवंशिक अधिकार मिल पाया। और एनबीए की अनुशंसा के बिना आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकार हेतु आवेदन भी नहीं किया जा सकता। अगर मान लो मैं किसी पौधे को लेके, नीम को लेके, चलो मैं नीम के पौधे को कह दूं कि भाई इसमें औषधि गुण है, ये दवा के रूप में भी काम करता है, ये खाद्यान्न सामग्री को भी सुरक्षित रखता है, ये कीटनाशकों को मारता है, ये मच्छर को भी मारता है, ये बुखार में भी पीने पे जो है कि काढ़े के रूप में काम आता है, तो मैं इसकी एक बौद्धिक संपदा अधिकार ले लूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो उसके लिए मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी अर्थात एनबीए अर्थात राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि जैव सुरक्षा पर कार्टेजना प्रोटोकॉल फरवरी 2004 में मलेशिया में संपन्न हुआ, भारत भी इस पे हस्ताक्षर करता है। यानी कि कार्टेजना जो प्रोटोकॉल है वो बायो सेफ्टी से संबंधित है। ट्रैफिक की अवधारणा 1976 में आती है और WWF और IUCN का ये रणनीतिक रूप से गठबंधन है। यह सुनिश्चित करता है कि वन्य पादपों और जंतुओं यानी कि जंगली पादप और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा नहीं होना चाहिए, तभी आप पादप और जंतुओं का व्यापार कर सकते हो। अगर खतरा हो रहा है तो आप उन सब चीजों का व्यापार नहीं कर सकते हो। भारत ने नॉर्वे के साथ मिलकर जैव विविधता नीति और कानून के केंद्र की स्थापना चेन्नई में की थी। नॉर्वे के साथ मिलकर UNREDD यानी रिड्यूसिंग एमिशन फॉर डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन यानी कि वन उन्मूलन को रोकने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया UNREDD, जिसे UNFCCC सदस्य देशों द्वारा संचालित किया था। तो ये प्रोग्राम UNFCCC चला रहा है।
वहीं पारितंत्र एवं जैव विविधता का जो अर्थतंत्र होता है, इट मीन्स कि द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडायवर्सिटी, टीब एक पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करती है। किसके प्रति? जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करती है। और सबसे लंबा जो जीवित वृक्ष होता है वो होता है सिकोया। ध्यान देना, ये यूएसए में स्थित है, ये जीवित वृक्ष के नाम से जाना जाता है। सीबक थॉर्न की बात करें तो ये मुख्यतः लद्दाख की पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाला एक झाड़ीदार वृक्ष है। इसके बेर में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी ये बेर का ही एक तरीके से पेड़ है, और ये मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण रोकने में भी सहायक होता है। इसका अन्य नाम होता है लेहबेरी, क्योंकि लद्दाख का एक शहर है लेह और वहां पर ये सबसे अधिक पाया जाता है, इसलिए और बेर को स्त्रीलिंग तौर पे कहा जा रहा है लेहबेरी। तो लेहबेरी कह दो, सीबक थॉर्न कह दो, ये लद्दाख का एक झाड़ीदार पेड़ है और इसके ये फायदे होते हैं जो मैंने आपको बताया मृदा क्षरण और मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए। अब यहाँ पर आपको बताना है ब्राह्मणी नदी और वैतरणी नदी भितरकनिका वन्य जीव अभ्यारण्य में मिलती है। हालांकि नदियों के बारे में मैंने इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल से बताया, चाहे वो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, और जो पश्चिमी घाट की नदी, पूर्वी घाट की नदी, जो क्रम वाइज पूछता ना, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, ये सभी चीजें मैंने बहुत डिटेल से आपको एक्सप्लेन की है। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास जरूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको सारे डाउट्स वहां पे क्लियर हो जाएंगे। तो ब्राह्मणी और वैतरणी नदी भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य में मिलती है, और ब्राह्मणी नदी को झारखंड में दक्षिणी कोयल कहा जाता है, क्योंकि जो उत्तरी कोयल नदी होती है दोस्तों, वो सोन नदी की सहायक नदी होती है, और सोन नदी पटना में जाके गंगा नदी से मिल जाती है, इसलिए उत्तरी कोयल नदी को हम कह सकते हैं कि वो गंगा पारितंत्र या गंगा के बेसिन का हिस्सा होता है। और लास्ट के 2 पॉइंट और है, फिर इसके बाद हम लोग आज क्लास को रोकेंगे। जैव विविधता दिवस की बात करें तो 22 मई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। कब किया जाता है जैव विविधता दिवस? 22 मई को। और टुमारो बायोडायवर्सिटी, ये एक बुक है टुमारो बायोडायवर्सिटी, जो कि एक पर्यावरणविद है वंदना शिवा, इनके द्वारा लिखी गई है, और ये पुस्तक बहुत बार पूछी जाती है। और वंदना शिवा एक बहुत ही प्रमुख पर्यावरणविद है, तो ध्यान रखना इनके बारे में, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अब हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हमारा चौथा चैप्टर होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट और क्लाइमेटिक चेंज। लेकिन अब मुझे जरा घर के लिए भी निकलना है, क्योंकि मेरी फ्लाइट मतलब ट्रेन है, तो लेट हो सकता हूँ मैं, और इसलिए मैं अब आपसे इस क्लास में विदा लेता हूँ। और आज कोशिश रही कि मैं ट्रेन के पूरे टाइम को यूटिलाइज करूं, ताकि घटनासार जो वार्षिकी आ चुकी है अर्धवार्षिकी, उसके शॉर्ट नोट्स को तैयार करूं, और 1 से 2 दिन में हम उसकी क्लास को भी देना शुरू कर दें आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ के लिए आप लोग वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ की पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आपको पीडीएफ परचेस करनी है, क्या उसके प्राइस हैं, सभी सब्जेक्ट की वहां पे मिल जाएगी आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।